केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज जैसलमेर से दिल्ली के लिए स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये नई रेल सेवा जैसलमेर को दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से जोड़ने वाली एक उत्कृष्ट सुविधा है। उन्होंने कहा कि इसकी नियमित वाणिज्यिक सेवाएं 1 दिसंबर से शुरू होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 1 महीने में इसके पूरा होने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए हैं, जिससे यात्रा सुविधाओं में और सुधार होगा। जैसलमेर से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली के लिए। ये जैसलमेर को दिल्ली के साथ, जयपुर के साथ और जोधपुर के साथ जोड़ने वाली बहुत अच्छी एक नई सुविधा, एक नई ट्रेन आज आरंभ हुई है। 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है, महीने भर के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करके इसका इनॉग्रेशन कराएंगे। साथ ही जैसलमेर में नए प्लेटफॉर्म्स बने और नए एक सेकंड एंट्री बने, जैसलमेर शहर के दोनों भाग को जोड़ने वाली, वो व्यवस्था भी आज तय हुई है। और जैसलमेर से जोधपुर वाली जो रेलवे लाइन है उसको अपग्रेड करके उसमें नई टेक्नोलॉजी से, जिससे कि रेतीले क्षेत्र में कोई करोजन ना हो रेलवे ट्रैक का और वो अच्छे से मेंटेन हो सके, वो भी आज निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ पूरे बॉर्डर एरिया को अनूपगढ़ से लेके बीकानेर और नीचे फिर आके जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से भिलड़ी, ये भी एक प्रयास है कि पूरे के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़कर, जिससे कि देश की सुरक्षा के लिए एक नया बहुत ताकत बने, नई मजबूती आए, वो भी एक प्रयास चल रहा है, वो भी आप सबके सामने रखा है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में करीब 55,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं और रेलवे का बजट जहां मात्र 680 करोड़ था 2014 से पहले, उसको करीब आज 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा और इस राजस्थान की शौर्य और वीरों की भूमि से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान के लिए रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। 85 स्टेशंस का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, नवनिर्माण का काम चल रहा है, वो भी राजस्थान की संस्कृति से प्रेरित होकर, राजस्थान के आर्किटेक्चर से प्रेरित होकर सभी स्टेशन बन रहे हैं। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना के 3 नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता राम कदम ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा किन नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है, ये पूरी तरह पार्टी का आंतरिक मामला है और इसमें विपक्ष को अनावश्यक दखल देने की जरूरत नहीं है। राम कदम ने कहा, हम अपनी पार्टी में किसे ला रहे हैं इससे विपक्ष को क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा व्यक्तिगत संगठनात्मक मामला है। पहले अपने घर में झांक कर देखें कि वहाँ कौन बचा है। जो भी बचा है वो भाजपा में आने की कतार में है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से बदल रहे समीकरणों के बीच विपक्ष खुद कमजोर हो रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, उद्धव ठाकरे अब अकेले रह गए हैं और उनके पास करने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे दूसरों के मामलों में झांक रहे हैं। राम कदम के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक बहस और तेज हो गई है, खासकर बीएमसी चुनावों के मद्देनजर, जहां भाजपा और शिवसेना यूबीटी के बीच सियासी तनातनी लगातार बढ़ रही है। उठा रहा है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। हम आपस में किसको ले किसको नहीं ले, उससे महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष को क्या लेना देना। हम आपस में किसी को ले नहीं ले, हमारा निजी मामला है। आप अपने घर में झांक करके देखो, आपके पास बचा कौन है। जो भी बचा है वो हमारे पास आने के लिए कतार में खड़ा है। अच्छा, रहा सवाल चुनाव समीप आते ही युति के तहत कुछ वार्ड अन्य दलों को चले जाते हैं, तो जो कार्यकर्ता है चुनाव लड़ने की मंशा से इधर उधर जाता है। अच्छा, सेम विचारधारा वाले दल में जा रहा है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी नेतृत्व कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात बोलती है, भाजपा हिंदुत्व की बात बोलती है, तो यहां से वहां, वहां से यहां कार्यकर्ता जा रहा है, तो उसी विचारधारा में जा रहा है।
ये उद्धव ठाकरे और कांग्रेस वाली जो अलग अलग विचारधारा है वैसे नहीं कर रही है। खैर, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि उद्धव ठाकरे जी के पास अब कोई हिंदुत्व न बचा, न कोई कार्यकर्ता बचा, न कोई नेता बचा, तो इसलिए खाली समय बचा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि 8.2% दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 5.6% की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। उन्होंने कहा कि आज भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, निर्यात, पूंजी निर्माण, निजी निवेश और निजी खपत जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक बढ़त दर्ज कर रहा है। वहीं मुद्रास्फीति भी सबसे निचले स्तर पर है। पूनावाला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से बढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है और अब तीसरे स्थान की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवाओं के उद्यम और निजी क्षेत्र के प्रदर्शन ने देश को वैश्विक ध्यान का केंद्र बना दिया है। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को सराह रही है, तब देश के कुछ राजनीतिक नेता इसके उलट बयान दे रहे हैं। पूनावाला ने विशेष रूप से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो रही है, वही भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था और युवा उद्यमियों ने ऐसी नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया है और ऐसे नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। You see, once again, the Indian economy has outperformed with its stupendous 8.2% GDP growth. And this has been a spectacular rise compared to the 5.6% GDP growth in the same period last year. Today, we are registering highest foreign direct investment, highest exports, highest capital formation, highest private investment and private consumption. We are seeing lowest inflation. So the economy under Prime Minister Narendra Modi ji has gone from 11th to 4th place and now reaching to the 3rd place. And we have seen that how during the years of Manmohan Singh ji, the economy was in constant policy paralysis, how it was in high inflation and low growth rate. But unfortunately, even though the economy is rising and sprinting, it has become a global center of attention and everybody is acknowledging it. There are some people in India who say economy is dead. Rahul Gandhi says economy mar chuki hai, economy dead hai. Those whose political careers are dead. Today the economy of India, the young entrepreneurs, the private sector, they have given a resounding, befitting reply to the constant nawabs of negativity and cynics like Rahul Gandhi. They should apologize. In Modi Virod, you oppose Operation Sindoor. In Modi Virod, you oppose India's economic triumph. In Modi Virod, you berate India's constitutional institutions. How long will you keep undermining India's achievements because you hate BJP or Modi? जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता इस मुद्दे से बेहद चिंतित है और हर कोई सोच रहा है कि हमारे नामों का क्या होगा। गहलोत ने टिप्पणी की कि ये स्थिति लोगों में उसी तरह का भय पैदा कर रही है जैसा नोटबंदी के समय हुआ था, जब लोग घंटों कतारों में खड़े रहे और कई लोगों की मौतें भी हुईं। उन्होंने कहा, लोग एसआईआर को लेकर परेशान हैं, सोच रहे हैं कि हमारे नामों का क्या होगा। जैसे नोटबंदी में लोग लाइन में लगे लगे मर गए थे, मुझे आंकड़ा याद नहीं, यहाँ भी गरीब लोग मर रहे हैं। चुनाव आयोग को एसआईआर लागू करने की इतनी जल्दी क्यों है? इतना कम समय क्यों दिया जा रहा है? ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, लोगों को समझना चाहिए। गहलोत ने आरोप लगाया कि इतनी जल्दबाजी और अस्पष्टता जनता में भ्रम, डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है और चुनाव आयोग को इस पर तुरंत स्पष्टता और राहत देनी चाहिए। कौन कह रहा है? वो तो उनसे और क्या उम्मीद करते हैं? वो सत्ता में अभी भागीदार है नहीं, तो कोई न कोई तो उनको भी तो कमेंट करने पड़ते हैं। बाकी कोई दम नहीं इन बातों में। लोग मरे हो तो फिगर है ना, हमारे पास थोड़ी है। आप लोग ही छापते हो, मीडिया वाले छापते, हिंदुस्तान भर की फिगर हो तो। और एफआईआर जो हो रहा है, अभी से लोग चिंतित हो गए हैं हमारे नाम का क्या होगा। और गरीब आदमी है, दलित वर्ग का है, कच्ची बच्चियों का है, गुमगढ़ है, उनको पता ही नहीं बातों का। कौन तो उनके पास जा रहा है, कौन गारंटी दे रहा है उनकी भाई नाम इनके आ जाएंगे। कितना बड़ा बिना मतलब का, जैसे नोटबंदी हुई थी ना, तब लोग जो आए थे लाइन लगा लगा कर बेचारे, कितने लोग लाइन में मर गए थे,
वो आंकड़े हम भी भूल गए हैं। नोटबंदी के वक्त पे कितने लोग मर गए थे, कोई आंकड़े याद नहीं है। यहाँ बेचारे लोग मर रहे हैं, जो आपके BLO है वो मर रहे हैं। पब्लिक कितनी छूट जाएगी, लंबा प्रोसेस, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा। कोरोना आया था तो कितने लोग पैदल चले थे बिहार तक, कहाँ बॉम्बे कहाँ बिहार, बताइए कहाँ बॉम्बे कहाँ राजस्थान। तो ये हालात देख चुका देश। केंद्र सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को अनुभव है, पैदल चलने का भी अनुभव है, बैंकों की लाइन लगी वो अनुभव है। वो अनुभव का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसा ही अनुभव जोड़ दिया देश को। अब आप रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, कंफ्यूजन है। कल मुझे कोई मिले कि ना मैंने फोटो 200 रुपये खर्च कर दिए मेरे फोटो के, मैंने कहा नहीं, वो अब वापस बदल दिया उन्होंने, अब नई फोटो जरूरत नहीं है, पहले वाली काम आ जाएगी, तो पता ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को आनंद फानन में करने जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप उसका इंतजार करते, सब जुडिस है आप, और टाइम बहुत कम दिया है। टाइम कम क्यों दे रहे हो? 3 साल चुनाव बाकी रास्ता में, तो आराम से 6 महीने लगते, 4 महीने लगते, 3 महीने लगते, आप 1 महीने पूरा करना चाहते हो। ये तमाम बातें, हरकतें बहुत गंभीर है। इसको पूरे देश को, प्रदेशवासियों को, मीडिया को सबको समझना पड़ेगा। सर, आप हमेशा आरोप लगाते हैं बीजेपी सत्ता के पैसे के बल पर। सर 24 लाख। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 100वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नव प्रशिक्षित अधिकारियों को सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग पर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय गुमनामी, अनोनिमिटी के सिद्धांत को याद रखें। इसका इस्तेमाल वास्तविक बदलाव लाने के लिए होना चाहिए, न कि अपने आत्ममोह को बढ़ाने के लिए रील बनाने में। आपकी असली पहचान उन लोगों से तय होगी जिनकी आप सेवा करेंगे, न कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से। राजनाथ सिंह ने युवा अधिकारियों को ये भी याद दिलाया कि प्रशासनिक सेवा का मूल भाव समाज और राष्ट्र की सेवा है, इसलिए उनका आचरण, व्यवहार और निर्णय आम जनता के हितों पर आधारित होने चाहिए। तो सोशल मीडिया के प्रयोग में एनोनिमिटी के सिद्धांत को भी याद रखना है। सोशल मीडिया का प्रयोग रियल चेंज लाने के लिए रियल चेंज लाने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी आत्ममुग्धता में रील्स नहीं बनवाई जानी चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए सोशल मीडिया का उपयोग तो समाज में एक रियल चेंज लाने के लिए होना चाहिए। यह मैं कहना चाहता हूं। आपकी सच्ची इमेज वे लोग बनाएंगे जिनकी आप सेवा करेंगे, न कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स आपकी इमेज बनाएंगे। सोशल मीडिया आज पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, लेकिन सच्चाई है इसका असर बहुत थोड़े समय तक रहता है। लेकिन लोगों के दिलों में यदि जगह बनानी है, इससे अपने को बाहर करिए। यह मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूं। पर्यटन को लेकर चुनौतियों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां भी बिजनेस टू बिजनेस संबंध होते हैं, वहां पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद रहती है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने में सबसे अहम भूमिका प्रमोशन और मार्केटिंग की होती है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस साल पर्यटन के लिहाज से हालात आसान नहीं रहे, चाहे पहलगाम हो, दिल्ली हो या नौगाम, सभी जगह स्थिति चुनौतीपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक बर्फबारी है, लेकिन नवंबर सूखा बीता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिसंबर में अच्छी बर्फबारी होगी, जो पर्यटन गतिविधियों को मजबूत बनाएगी। पर्यटक अभी भी पहलगाम और घाटी के अन्य इलाकों में आ रहे हैं, लेकिन बर्फ गिरने से पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, जहां पे भी बिजनेस टू बिजनेस रिश्ते बनते हैं, उम्मीद की जाती है कि उससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार टूरिज्म में सबसे बड़ी बात प्रमोशन है। जितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतना ज़्यादा लोग आएंगे। ये साल टूरिज्म के लिहाज से हमारे लिए आसान नहीं रहा, चाहे पहलगाम से शुरू करें या उसके बाद दिल्ली और नौगाम, उसका एक बहुत भारी असर जो है हमारी टूरिज्म पे पड़ा है। लेकिन उस चीज़ के बावजूद अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो हैं यहाँ आते हैं
और हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तिकबाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा टूरिज़्म इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आपने खुद अंदर जिक्र किया कि 4 जो सीजन्स होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, जो ऑटम जो लास्ट लेग पर है, गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे टूर ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं जिसकी वजह से हमारा विंटर जो है वो फुटफॉल बढ़ जाए? चूँकि ना सबसे बड़ी चीज़ फुटफॉल के लिए बर्फ़। अभी नवंबर तो बिल्कुल सूखा रहा। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक बर्फ़ पड़ेगी। बर्फ़ शुरू हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुछ हद तक श्रीनगर को उसका फ़ायदा होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला पे है। जितनी जल्दी बर्फ़ होगी उतना जल्दी जो है हमारा विंटर टूरिज़्म का सीज़न शुरू होगा। हमारे तरफ से प्रमोशन और इन चीज़ों की जो हमें तैयारी करनी थी वो हमने कर ली। सर, एक कंफ्यूजन अंदर हो गया सुनने में, जैसे आपने 9 प्रोजेक्ट्स की कुछ बात की है, 9 डेस्टिनेशंस की, विल यू एलैबोरेट कि आप 9 नहीं, वो तो ठहरिए, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के दरमियान फॉर्मल जो अग्रीमेंट है वो सारा करने दीजिए। अभी तो बातचीत ही चल रही है, इसलिए मैंने ना डेस्टिनेशंस की बात की ना कोई और बात की। मैंने सिर्फ ये कहा कि अभी ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको मंजूरी मिलेगी और ये हो जाएगा। अंदर एक मेहमान ने बात की जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, डिस्पाइट पहलगाम अटैक, फैमिलियां फिर भी आना चाहती है और पहलगाम ही आना चाहती है। आ रहे हैं अभी भी, अगर आप देखें तो टूरिस्ट आ रहे हैं। शायद जिस तादाद में हम चाहते हैं वो आए नहीं, लेकिन अगर आप देखें जब क्रिसैंथेमम गार्डन की शुरुआत हुई उससे भी एक बूस्ट मिला टूरिज़्म को, और जैसे मैंने कहा बर्फ़ पड़ेगी तो और ज़्यादा टूरिस्ट जो है आना शुरू करेंगे। होपफुली क्रिसमस एंड न्यू ईयर विल प्ले द रोल। लेट्स होप सो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।